ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं और आगे का एजेंडा लेकर आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली के बाद श्रीनगर में हुए धमाके से, जहां पूरा देश दहल गया है। 5 दिन के भीतर 2 राज्यों में हुए 2 धमाकों से हर कोई सन्न है। मातम भी पसरा है, सवाल भी उठ रहे हैं और खतरे की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि आतंकी डॉक्टरों के नेटवर्क की वजह से 5 दिन में दूसरी बार देश सहम गया है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास कार में विस्फोट हुआ और अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पूरा पुलिस स्टेशन ही धमाके से मलबे में तब्दील हो गया। दिल्ली में जहां 13 लोगों की जान गई थी, वहीं नौगाम में अब तक 9 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं, 29 लोग घायल हैं। मामले की पड़ताल की जा रही है। लेकिन धमाके के बाद कैसे वहां पर तबाही मची हुई है। और अब आपको श्रीनगर में हुए धमाके की एक एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसने पूरे इलाके में दहशत बढ़ा दी है। दरअसल ये धमाका देर रात करीब 11:22 पर हुआ। तस्वीरों को देखकर धमाके से मचे कोहराम का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई थी, तेज आवाज हुई और पूरा पुलिस स्टेशन आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आया। इस हादसे में 9 लोगों की जान गई है, जिनमें उस वक्त नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद और विस्फोटक के लिए जांच के लिए फोटोग्राफी कर रहे 2 लोग भी शामिल हैं। धमाके में मरने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और जिला प्रशासन के 2 अधिकारी हैं, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। इनमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है। धमाके को लेकर हादसे के साथ साथ साजिश के एंगल से भी जांच आगे बढ़ रही है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम में धमाका इतना जबरदस्त था कि मकानों के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूट गए। अब तक की जांच में धमाके की वजह जो सामने आई है, यह धमाका विस्फोटक की जांच के जब की जा रही थी पुलिस स्टेशन के अंदर, उस वक्त हुआ है। जिस विस्फोटक में धमाका हुआ वो हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से जब्त हुआ था। इसमें से 358 किलो विस्फोटक जांच के लिए नौगाम के थाने लाया गया था। जांच के वक्त फॉरेंसिक टीम, अधिकारी और पुलिसकर्मी यहां मौजूद थे। जैसे ही विस्फोटक की सैंपलिंग ली गई, तभी उसमें धमाका हुआ है। इस धमाके में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, फॉरेंसिक टीम के अधिकारी पड़ताल कर रहे थे, सैंपलिंग ली गई थी और उसी दौरान अचानक से इस विस्फोटक में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है, इसमें जो पुलिस अधिकारी हैं। और इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। On 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime-wing photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station
पुलिस स्टेशन की जो बिल्डिंग थी उसको काफी नुकसान हुआ है और इसके साथ 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 लगी जो बिल्डिंग है उसको भी काफी असर पड़ा है और इस नुकसान का आकलन जो है हम लोग कर रहे हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की वजह के लिए इंक्वायरी की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ खड़ी है। तो यहां पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी की ओर से यह जानकारी दी गई है कि यह दुर्घटना थी और इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि इस घटना की जांच के लिए इंक्वायरी का टीम का गठन किया गया है, मामले की पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार 2 दिनों से इसको लेकर जो विस्फोटक रखा हुआ था उसकी जांच की जा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज राजपूत जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी की ओर से यह बताया गया है कि यह हादसा था, बेहद घातक यह हादसा कहा जाएगा, कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि खुद डीजीपी कह रहे हैं कि बहुत ही डेलिकेटली मतलब उसको जो एक्सप्लोजिव था उसको हैंडल किया जा रहा था, एफएसएल टीम वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब 3 टन यानी कि करीब 2900 किलो के करीब एक्सप्लोजिव आपके पास है, अमोनियम नाइट्रेट है, और जिसमें जांच में जब लाल किले की जो बम ब्लास्ट की जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी शुरुआती, उसमें लग रहा था कि 2 तरह का उसमें एक्सप्लोजिव हो सकता है, यानी कि और भी किसी अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ कोई और एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। तब आपको बहुत ज़रूरत था कि इस एक्सप्लोजिव को एक ऐसी जगह पर वेयर हाउस में कहीं पर रखा जाता जहाँ पर जो डैमेज जो था मिनिमम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस थाने के मालखाने में ये रखने की कोशिश की जा रही थी, जैसा कि अमूमन होता है जब भी कोई सीजर होता है क्राइम सीन से, क्योंकि ये बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट था तो उसको मालखाने में रखा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में अगर आपको एक्सप्लोजिव मिलता है तो इसको कहीं वेयर हाउस में रखना चाहिए था, बहुत ही सलीके से इसकी जो है सीलिंग करनी चाहिए थी। हालांकि वहाँ पर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार सब मौजूद थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स भी मौजूद थे। लेकिन ये भी देखना था कि जब सीजर हुआ था चंदन फरीदाबाद से, तो वहाँ पर डेटोनेटर्स, टाइमर्स, वो सब भी वहाँ मिले थे। तो क्या वहाँ पर जब सीजर किया गया था फरीदाबाद से, तो क्या उनको डेटोनेट करके उसको एक आईडी की फॉर्म में बनाया गया था? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल, कई सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से नौगाम में ब्लास्ट हुआ, 9 लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर एबीपी की ओर से कई सवाल उठ रहे हैं और पुलिस बेशक इस धमाके को हादसा मान रही है, लेकिन फिर भी कई सवाल इसमें उठने लाजमी हैं। श्रीनगर के नौगांव में धमाके हुए हैं और एबीपी न्यूज का पहला सवाल है, इतनी रात को विस्फोटक की सैंपलिंग क्यों की जा रही थी? रात को 11:22 पर यह हादसा बताया गया है। 9 नवंबर से लेकर अब तक सैंपलिंग क्यों नहीं की गई थी? दूसरा सवाल, सैंपल लेने में 1 हफ्ते की देरी क्यों हुई है? बिना डेटोनेटर या सर्किट के धमाका आखिर कैसे हो गया? और अगर बम एक्टिव था तो थाने में किसने और क्यों रखा? इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, इस दुखद हादसे को लेकर के अब पुलिस की ओर से बताया गया है, जानकारी दी गई है कि इसमें ये हादसा ही था, इसमें कोई और एंगल नहीं बताया जा रहा है, और क्या जानकारी मिल रही है वहां से? पुलिस की तरफ से जो साफ किया गया कि जो भी विस्फोटक फरीदाबाद से पकड़े गए थे उन्हीं की जांच हो रही थी, एफएसएल की एसओपीज के तहत ही उसकी पैकिंग हो रही थी। और चूंकि इसमें कुछ रिएजेंट्स और केमिकल्स थे जो अनस्टेबल थे, उनके धमाके की वजह से ही जो है ये पूरा हादसा हो गया। पुलिस ने, डीजीपी ने साफ कर दिया कि कोई भी और बात इस धमाके को लेकर स्पेकुलेशन है, इसमें कोई भी आतंकी एंगल नहीं है। साफ तौर पर डीजीपी की तरफ से यह कहा गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि जो मरने वालों में एफएसएल की टीम के लोग भी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक तहसीलदार और नायब तहसीलदार, रेवेन्यू की 2 लोग हैं, और इसके अलावा पुलिस के एक इंस्पेक्टर और एक अन्य अधिकारी की भी मृत्यु हो गई। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी टीम हो, जो भी ये धमाका हुआ, उसमें उस समय जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिनमें एक टेलर भी था, एक दर्जी भी था, जो कि एक वो एफएसएल की टीम के साथ और रेवेन्यू की टीम के साथ, जो कि मैजिस्ट्रेट के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ
से साक्ष्य उठा रहे थे, एक सैंपल उठा रहे थे, जिसके दौरान अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से ये धमाका हुआ और इतनी बड़ी घटना घटी। उन्होंने कहा कि 25 लोग जो है पुलिस के जख्मी हैं, 3 आम नागरिक भी हैं और रेवेन्यू के 2 अन्य अधिकारी भी जो इसमें हैं वो जख्मी है, यानी कुल मिला के 30 लोगों के जख्मी होने की पुष्टि भी यहाँ पे की गई। लेकिन सवाल जो है वो अभी यही है कि जो अनस्टेबल यहाँ पे प्रोडक्ट थे जिनमें ये आशंका थी कि धमाका हो सकता है, आखिर किस तरीके से मिस हैंडलिंग हुई है इस बाबत कोई भी जानकारी डीजीपी की तरफ से साझा नहीं की। डीजीपी आए कैमरा के सामने, उन्होंने एक बयान पढ़ा लेकिन कोई भी सवाल लेने से इनकार करते हुए वो निकल गए, क्योंकि अभी भी जो है अगर देखें तो नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास इस समय भी पुलिस की कार्रवाई चल रही है, वहां पे जांच भी हो रही है, एफएसएल की टीम्स भी वहां पे मौजूद हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स भी वहां पे मौजूद हैं और जांच भी चल रही है। लेकिन आसिफ आप हमारे साथ बने रहें, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, डीजीपी की ओर से यहां पर जो है कहा जाता है कि एक हादसा था, बेहद दुखद हादसा है, क्या इतना कहना भर काफी है? यहां जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए क्या? एसओपी की यहां पर उसमें लापरवाही नहीं है, अनदेखी नहीं हुई है? देखिए, बिल्कुल इतना कहना काफी नहीं है। इस पूरे केस की गरिमा को देखिए, आप उसकी सेंसिटिविटी को देखिए और उसके बाद ये देखिए कि अगर एक्सप्लोसिव वहां पर नष्ट करने की या सैंपलिंग की कार्रवाई चल रही थी, जो नौगांव पुलिस स्टेशन है, आप सिर्फ अच्छी तरह से बता पाएंगे कि उसके आसपास आबादी कितनी दूरी पे है। क्या वहां पर एक्सप्लोसिव इस तरह से सैंपलिंग के लिए या फिर उसको नष्ट करने से पहले जमा किया जाना चाहिए था? ये बात कौन सुनिश्चित करेगा? मुझे लगता है कि इसमें जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है उनको इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अगर एक्सपर्ट भी वहां पर मौजूद थे तो क्या शाम को इस तरह से सैंपलिंग करना है, उसके लिए जो भी कार्रवाई चल रही थी जैसा डीजीपी बता रहे हैं, क्या उस इलाके में जरूरी था? इसको कहीं ऐसी जगह पे नहीं ले जाना चाहिए था जहाँ शूटिंग रेंज होती है या फिर वहां नहीं जाना चाहिए था? जहाँ आसपास आबादी होती है वहां कौन एक्सप्लोसिव जमा करता है? बिल्कुल, यही सवाल है। आसिफ आप बेहतर बता पाएंगे कि नौगाम जो थाना है वहां की लोकेशन वहां कैसी है, आबादी से कितना दूर है? क्या वहां ऐसे हालात नहीं थे कि किसी शूटिंग रेंज या किसी और जगह पर ले जाया जा सकता था? देखिए, नौगांव पुलिस स्टेशन की बात करें तो ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के बीच में एक पूर्व निजी मकान में है। मैंने पहले भी बताया कि ये जो मकान है जिसमें ये पुलिस स्टेशन बना हुआ था, एक विस्थापित कश्मीरी पंडित का मकान था जो पहले एक पुलिस चौकी बनाया गया था और अब एक पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से काम कर रहा है और ठीक रेजिडेंशियल कॉलोनी के बीच में बना हुआ है। धमाके की वजह से कई आसपास के घरों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है जो इस पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाके में है। हैंडलिंग यहाँ पे क्यों हुई इस बाबत ज़्यादा जानकारी तो जम्मू कश्मीर पुलिस ही बता सकती है और फायरिंग रेंजेस जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के भी मौजूद हैं और कोई ऐसी जगह क्या सुरक्षित नहीं थी जहां पे इसकी सैंपलिंग होती, इस बाबत ज्यादा जानकारी हमारे पास तो नहीं है। क्यों इसी पुलिस स्टेशन को चुना गया इस सैंपलिंग के लिए, इस बाबत भी जानकारी वहां पर कितना विस्फोटक की क्वांटिटी क्या थी, क्या जानकारी मिल रही है? क्या 300 किलो के करीब था या ज्यादा था वहां पर विस्फोटक जो ले जाया गया था? देखिए, डीजीपी की तरफ से जो बोला गया कि जो फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटक थे वो जांच के लिए यहाँ पे लाए गए थे, यानी अगर उसको आंकड़ा माना जाए तो फरीदाबाद से तकरीबन 350 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक और केमिकल्स पकड़े गए थे वो सारे ही यहाँ पे मौजूद थे। इस बाबत जानकारी, हालांकि क्वांटिटी कितनी यहाँ पे थी वो सवाल पूछने से पहले ही जो डीजीपी हैं आसिफ आपको रोकना चाहेंगे। जगविंदर जी, अगर बात की जाए ये विस्फोटक फरीदाबाद से नौगाम ले जाया जाता है, इसके पीछे क्या वजह रही थी? आखिर वहां पर ले जाकर के जांच करने के पीछे क्या प्रोसीजर होता है, क्या कारण होता है? चंदन, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमने सवाल उठाया पुलिस की सुपरवाइजरी अथॉरिटी से, डीजीपी से, सवाल ये पूछना चाहिए गृह मंत्रालय को कि आबादी वाले इलाके में आपने एक्सप्लोसिव किसकी इजाजत से रखा। जो मैं पहले दिन से सवाल उठा रहा हूं कि अगर एनएसजी शुरुआती जांच से ही इन्वॉल्व हो जाती विस्फोटक मिलने के बाद या फिर आर्मी को बुलाया जाता है, अगर विस्फोटक बहुत बड़ी संख्या में होता है तो जो निष्क्रिय करने वाला दस्ता है वो आर्मी और एनएसजी का ज्यादा सक्षम होता है।
वो लोग शादी वाले इलाके में जाने ही नहीं देते जी। वो इसको ऐसी जगह पर रखते हैं जो एसओपी के अंतर्गत आता है और वहीं पर सीएफएसएल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। बिल्कुल यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई कितने सेल्फ गोल करोगे आप। पहले आपने जांच एजेंसियों को शामिल नहीं किया, फिर आपने ये दूसरा कांड करवा दिया, मैं इसे कांड ही कहूंगा। पुलिस और तीसरी बात यह है कि जो भी एक्सपर्ट इसे जांच रहे थे उनको ये देखना चाहिए था कि क्या वादी वाले इलाके में वो परीक्षण करना जरूरी है जो उस तरह के हालात में नहीं किया जा सकता। और चौथी बात यह है कि तमाम अथॉरिटीज को ये बता रही थी कि वो ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या अपने लेवल पर जो आईओ है वही ये तमाम जानकारी करवा रहा था। जी। सुपरवाइजरी अथॉरिटीज को शामिल करना जरूरी है और इसके ये जो सेल्फ है, जो ढीली जांच है, जो अपने सेल्फ स्टाइल अंदाज में जो जांच की जा रही है, उसके कारण लगातार दूसरी बार मैनेजमेंट हो गई है। बिल्कुल। नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, जो जान जा रही है लोगों की, जो जान बिल्कुल, जाती है, 13 लोगों की मैं ये मौत कहता यहाँ हूं पर कि दिल्ली में इसका चांदनी चौक में ब्लास्ट में हुई है और नीरज 9 लोग जो है यहाँ पर बेबात की जान गंवा बैठे। एक लापरवाही की वजह से 9 लोगों की जान चली जाती है। निश्चित तौर पर इस पर जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, जो पुलिसिंग जो होती है, जो हर राज्य की अपनी अपनी है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता रहा है कि जब इस तरह के कोई जब मल्टी स्टेट इसमें शामिल होते हैं, किसी जांच में शामिल होते हैं, जैसे हमने इसमें देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन वो कर रही थी, जांच कर रही थी और वो उसी ने सहारनपुर में जाकर अरेस्ट किया, डॉक्टर आदिल को किया। फिर यह फरीदाबाद वाला जो एक्सप्लोजिव था, इसको क्योंकि केस प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को ऐसा लगा होगा कि जाँच जो होगी वो उनको करनी होगी और फिर जब कोर्ट में जब मामला जाता है तो सभी एक्सप्लोजिव जो होता है, सीजर जो जिसको हम लोग बोलते हैं, जब्ती जो होती है, वो कोर्ट में पेश करनी होती है, चाहे सैंपलिंग ही क्यों ना करना पड़े। इसके लिए ही इस इतनी बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोजिव था, इसको फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में लिया जाएगा, क्योंकि नौगाम में ही वो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी जिसमें डॉक्टर आदिल ने जो पोस्टर लगाने का काम किया था, उसकी शुरुआती जो एफआईआर थी वो नौगाम में रजिस्टर्ड की गई थी। इसलिए पूरी जांच यहां पर चल रही थी। यानी नौगाम में वहां एफआईआर हुई थी, इस वजह से वहां पर सबूत के तौर पर इसे ले जाया गया था। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है, नौगाम धमाके को लेकर दिल्ली तक हलचल सुनाई पड़ रही है। सुबह 10:30 बजे गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अब से थोड़ी देर में गृह मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, इस घटना को लेकर के और अपडेट दी जाएगी। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि वहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। सैंपलिंग की जा रही थी, लगातार दूसरे दिन सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ और इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में यानी दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। लेकिन हादसा कितना भयानक था आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। अब से थोड़ी देर में गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां क्या बताया जाता है हम आपको एबीपी न्यूज पर हर अपडेट सीधे दिखाएंगे। लेकिन साथ साथ आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, कैसे 9 लोगों की मौत यहां पर हुई है और कैसे ये भयावह हादसा हुआ है। नीरज, हम जैसा कि आपने क्लियर किया कि आखिरकार ये विस्फोटक वहां क्यों ले जाया गया था, लेकिन मिस हैंडलिंग तो हुई है। यहां पर सारी सीएफएसएल की टीम थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की भी टीम थी, लेकिन सवाल यह है कि रिहायशी इलाके में इस विस्फोटक को ले जाकर के सैंपलिंग करना एक बहुत बड़ा हादसा था और पड़ोस की वहां जो बिल्डिंग्स है उनको भी नुकसान पहुंचा है, ये तो पुलिस ने कंफर्म किया है। बिल्कुल। देखिए, अगर चंदन हम लोग इस केस को शुरुआत से अगर देखें, जब से मुजम्मिल की जब अरेस्ट हुई थी फरीदाबाद से, जब आपको 3 टन जो फरीदाबाद में आपको एक्सप्लोजिव मिला है, तब आपने क्या दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, जिसके कारण 10 नवंबर को जो कार थी उसमें ब्लास्ट हो गया, I-20 कार में ब्लास्ट हो गया है, जिसमें हमने देखा कि 9 लोगों की मौत हो गई, मासूम लोगों की जान चली गई उसमें। ये शुरुआत से ही जो मिस हैंडलिंग है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी जो राज्यों की पुलिस होती है वो साफ साफ तौर से दर्शाती है। और शायद यही वजह थी कि ये एनआईए की टीम को, एनआईए का गठन किया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, कि जब भी इस तरह के कोई टेरर केस सामने आते हैं तो उसकी जांच दे दी जाए। लेकिन इस बार थोड़ा देर हो गई, एनआईए थोड़ा बाद में आई, जब लाल किले का जब कार में ब्लास्ट हो गया, जब उमर ने कर दिया, उसके बाद जो है गृह मंत्रालय ने उसको जांच सौंपी है। लेकिन इसमें शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह की इतनी बड़ी मात्रा में अगर एक्सप्लोजिव है तो आपको पुलिस स्टेशन में रखना ही नहीं चाहिए, मालखाने में रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम तो जानते हैं जम्मू कश्मीर पे तो यूनिफाइड कमांड बनी हुई है, जहां पर सेना के अंतर्गत सेना, सीआरपीएफ यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और पुलिस मिलकर काम करती। तो आपको बिल्कुल आपने ठीक कहा और जगविंदर जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा, किसी आप फायरिंग रेंज में आप रखवा सकते थे, वेयर हाउसेज में आप किसी में रखवा सकते थे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के आसपास हमने देखा वेयर हाउसेज हैं, वहां पर खाली मकान पड़े होते हैं, नीरज, इस घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं। एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है, आखिरकार इस नौगाम धमाके में जो 9 लोग मारे गए हैं वहां कहां लापरवाही हुई है, क्या कुछ इसमें है। 9 नवंबर से लेकर अब तक, 9 नवंबर जब यह बरामदगी हुई
हुई थी तब से लेकर अब तक सैंपलिंग क्यों नहीं की गई थी? सैंपल लेने में 1 हफ्ते की देरी क्यों की गई? ये बड़ा सवाल है और ये बड़े सवाल इनके जवाब अब ढूंढने होंगे। बिना डेटोनेटर या सर्किट के आखिर इस विस्फोटक में ब्लास्ट कैसे हुआ? और अगर बम ये एक्टिव था तो थाने में किसने और क्यों रखा था? आबादी वाले इलाके में यह थाना बना हुआ था, वहां विस्फोटक की जांच क्यों की जा रही थी? यह बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में अकाउंटेबिलिटी निश्चित तौर पर तय करनी बेहद जरूरी है। और हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से। आसिफ, इस हादसे में मरने वालों की संख्या 9 बताई गई है और निश्चित तौर पर अब मातम वहां पर पसरा हुआ है। अगर वहां की आप तस्वीरें दिखा सके कि वहां कितना नुकसान हुआ है और जो मरने वाले लोग के परिवार हैं उनसे कुछ बातचीत हो पाई है क्या? देखिए, मैं बता दूं कि पुलिस स्टेशन का पूरा इलाका इस समय सील है और वहां पर जाना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ वहां पर फॉरेंसिक्स की जांच हो रही है, बल्कि साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं वो भी घटनास्थल पर मौजूद है और भी राहत का काम चल रहा है। मैं बता दूं कि मरने वालों में जो सिविलियंस हैं, जिनमें क्राइम ब्रांच के 2 फोटोग्राफर्स हैं, उनमें से एक कुलगाम का रहने वाला है, जो रेवेन्यू ऑफिशियल है जो मुजफ्फर अहमद जो नायब तहसीलदार है वो बडगाम के सोयबुक के रहने वाले हैं, और एक जो टेलर है जो एफएसएल की टीम के साथ सैंपल की सिलाई कर रहा था पाउच की, वो नवगाम का ही रहने वाला है। और सभी जगह पे चूंकि मातम इस वजह से भी ज़्यादा है कि जो भी शव है वो बुरी तरह से क्षतविक्षत हो गए हैं, डिसमेंबर हो गए हैं। कुछ शवों के तो सिर्फ टुकड़े ही मिल पाए हैं, तो इसीलिए शव जब तक परिवारों को सौंपे जाएंगे उसमें बहुत समय लग सकता है। शायद डीएनए जांच की भी उसमें ज़रूरत पड़ जाएगी कुछ शवों के लिए। यानी कहीं ना कहीं इस घटना में भी ठीक दिल्ली वाले हमले की तरह ही जो शवों की पहचान करने में जो दिक्कत है उसका सामना पुलिस को करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये एक हमला हुआ जो पुलिस स्टेशन दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद, जगिंदर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जगिंदर जी, दिल्ली में हुए धमाके में देखा गया कि एक बैग में धमाका था और उसने किस कदर वहां पर तबाही मचाई थी, आसपास में नुकसान पहुंचाया था, और ऐसे में 350 किलो विस्फोटक को ले जाकर के थाने में रखा जाता है। क्या ये कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट्स या पुलिस और अलग अलग एजेंसियों के बीच टर्फ ऑफ वॉर थी, ये क्रेडिट लेने की होड़ थी जिसमें कि यहां पर नियमों की अनदेखी की गई? देखिए, ये मुझे लगता है कि पुलिस के स्तर पर डिजास्टर है। इसे लापरवाही नहीं कहेंगे, इसे डिजास्टर कहेंगे। और कोई भी एक्सपीरियंस्ड आदमी इतनी सेंसिटिव केस की जांच में ये गलती कैसे कर सकता है? पठानकोट पर एयरबेस पर अटैक हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, 10 दिन मैंने उसको कवर किया था और मौके पर मनोहर पर्रिकर साहब उस वक्त जो है वो रक्षा मंत्री होते थे जी। उस वक्त क्या हुआ था, एनएसजी की टीम जो है, जो एक्सप्लोसिव आया था उसको निष्क्रिय कर रही थी, उसको नुकसान ना हो उसको एग्जामिन किया जा रहा था। उसमें एक अपने ऑफिसर की जान चली गई थी। अरे भैया, ये एक्सप्लोसिव का मामला इतना सेंसिटिव होता है जहां एक्सपर्ट बात खा जाते हैं और आप अपने देसी अंदाज में जांच किए जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी को एक तरह से सबक देने का वक्त आ गया गृह मंत्रालय के लिए। बिल्कुल, अगर इस बार सबक नहीं दिया तो इस तरह की आगे देखिए, जम्मू कश्मीर में ऐसे मामले आते रहते हैं, रोज सुबह शाम आते रहते हैं जी। इंसर्जेंसी वाला इलाका है तो ऐसे तो रोज गलतियां होंगी। मुझे ये लगता है सुपरवाइजरी बिल्कुल साजिश की वजह से दिल्ली में जो धमाका हुआ उसमें 13 लोगों की मौत हुई और यहां 9 लोग एक तथाकथित हादसे में मारे गए हैं। बेहद गंभीर यह मामला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर अपडेट हमें देने के लिए। और इस वक्त गृह मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। Yesterday, on 14th November night at 11:20 p.m., in an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Nowgaon in Jammu Kashmir. It is to mention that the Nowgaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Nowgaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely. Of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples
were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. However, during the process, an accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians have received injuries. Injured were immediately rushed to the medical care and attention. The building of police station has received severe damages, besides some of the buildings surrounding the police station. The cause of the accident is being investigated. However, any other speculation into the cause of these incidents are unnecessary. The government stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. हिंदी में अब हिंदी में भी जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटक बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जय हिंद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें यही जानकारी दी गई है कि यह दुखद हादसा था। जब जांच की जा रही थी तब अस्थिर प्रकृति की वजह से जो विस्फोटक था वो फट गया था। फरीदाबाद से ले जाया गया था नौगाम पुलिस स्टेशन में ये विस्फोटक और जांच के दौरान धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है और इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के बजाय सिर्फ ये बताया गया है कि ये हादसा है, इसको लेकर के और कोई भी अटकलें ना लगाई जाएं, ये बताया गया है गृह मंत्रालय की ओर से। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके से जुड़े हुए मामले में सरगना का खुलासा हुआ है। 5 दिन की जांच के बाद जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला। फिदाइन मॉड्यूल का सरगना निकला है आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर रादर। सरगना मुजफ्फर के हेलमंड या कुनार में छिपे होने की आशंका है। फिदाइन हमले की ट्रेनिंग लेने अफगानिस्तान गया था मुजफ्फर। हमले से पहले पकड़े गए आतंकी डॉक्टर अदील का भाई है मुजफ्फर। लाल किले धमाके का सरगना है, अफगानिस्तान में छिपा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। लाल किला हमले की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। सहारनपुर फिदाइन मॉड्यूल का सरगना निकला है डॉक्टर मुजफ्फर रादर। 22 अगस्त को दुबई के रास्ते फिदाइन विस्फोटक के निर्माण की ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान गया था। यह हेलमंड या फिर कुनार में छिपा हुआ हो सकता है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी शिवांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांक, क्या जानकारी मिल रही है डॉक्टर मुजफ्फर के बारे में? क्या कुछ इसकी भूमिका रही है?
जी बिल्कुल चंदन, देखिए जिस तरह से ये जो पूरा आतंक का मॉड्यूल है, इसको लेकर अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जो पूरा डॉक्टरों का ये पूरा नेटवर्क था, इसका प्रमुख सरगना डॉक्टर मुजफ्फर राठर था, जो कि तुर्की में भी जब ये डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर मोहम्मद गए थे तो उनके साथ ये भी गया था। और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि यही इस पूरे मॉड्यूल का प्रमुख सरगना था, जो ना सिर्फ अन्य डॉक्टरों का एक पूरी टीम बना रहा था पूरी फिदाई नेटवर्क की, उसके अलावा बड़ा खुलासा भी हुआ है कि इसी साल 22 अगस्त को यहाँ से हिंदुस्तान से दुबई के रास्ते ये व्यक्ति अफगानिस्तान गया था, जिसमें खुफिया सूत्रों को इस बात की पूरी आशंका है कि ये व्यक्ति वहाँ पर फिदाई बम को बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, क्योंकि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से 3000 से ज्यादा वीडियो मिली हैं, जिसमें 42 वीडियो ऐसी हैं जिसमें जो फिदाई बम है उन्हें किस तरह से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट की मदद से, ये सारी वीडियो वगैरह मिली थी। निश्चित तौर पर ये प्लानिंग साजिश बहुत बड़ी थी, प्लानिंग पूरी की गई थी, लेकिन अब मुजफ्फर को कानून के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी अभी ये मिली है कि मुजफ्फर की जिस तरह से लोकेशन अफगानिस्तान के अंदर ट्रैक हुई है, उसमें जल्द ही जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा सकती हैं मुजफ्फर के खिलाफ, और उसके अलावा अफगानिस्तान की जो सरकार है उसके साथ भी बातचीत करके मुजफ्फर को वापस भारत लाने की तैयारी कर सकती हैं। तो देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और अफगानिस्तान का देखिए एक छोटा सा कहता और बताते हैं कि अफगानिस्तान का जो हेलमैंड का शंघाई इलाका है, वहां पर जैश ए मोहम्मद और अलकायदा का एक छोटा सा बेस है, जहां पर जैश अपने आतंकियों को किस तरह से सुसाइड बम तैयार करना है उसे बनाने की ट्रेनिंग देता है। तो देखिए यही आशंका का लगातार जताई जा रही है कि वहां पर इसी चीज की ही लगातार ट्रेनिंग लेने गया था और उसी कैंप में इसके होने की संभावना है। तो देखिए दो संभावनाएं अब तक आई हैं कि हेलमैंड में या फिर कुनार में जो जैश और अलकायदा का जो मिक्स कैंप है उसके अंदर ये व्यक्ति वहां पर हो सकता है। तो देखिए यही लगातार जांच चल रही है, लेकिन बड़ा खुलासा अभी तक जिस तरह से ये जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसके बाद लगातार यही खोजा जा रहा था कि आखिर इनका मुख्य सरगना कौन था जो लगातार पाकिस्तान से ऑर्डर लेता था। तो उसमें अभी जानकारी यही मिली है कि डॉक्टर मुजम्मिल ही इन सबका मुख्य सरगना था, जो लगातार इन सबको आदेश भी देता था और सरहद पार से ट्रेनिंग लेने भी गया था। और देखिए एक और प्रमुख जानकारी मिली है, इनके 3 हैंडलरों के अब तक नाम आए हैं, जिसमें एक का नाम डॉक्टर माफ कीजिएगा उकाशा है, अबू उकाशा, दूसरे का नाम हंजुल्ला है और तीसरे का नाम निसार है। ये तीनों हैंडलर पाकिस्तानी हैं और ये बताया जा रहा है कि इसमें हंजुल्ला और निसार इन दोनों ने टेलीग्राम के जरिए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल को वीडियो भेजे थे कि किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट के जरिए और उसके अंदर आरडीएक्स मिलाकर, केमिकल सब्सटेंस मिलाकर एक फिदाई बम तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है और एक बड़ी चिंता ये उठती है कि आज जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, पूरी तरह से आधुनिक हैं, लेकिन डॉक्टरों का जो ये टेरर नेटवर्क बनाया गया, जिस तरह से इसने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं पूरा ये टेरर नेटवर्क खड़ा किया था, ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई सिरदर्दी होगी कि इन हाईटेक और हाई प्रोफेशनल जो ये आतंकी हैं इनसे कैसे निपटा जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये समस्या साल 2021 से ही लगातार आ रही है, जब जैश ए मोहम्मद अपना पूरा हाइब्रिड आतंकियों का एक पूरा नेटवर्क बना रहा है। इसमें समस्या ये होती है कि इसी तरह के लोग चुने जाते हैं जो कि या तो मतलब अच्छे प्रोफेशन में होते हैं या तो इमाम या फिर कहते मौलवी होते हैं। तो वो एक पूरा हाइब्रिड नेटवर्क लगातार जैश 2021 से ही लगातार तैयार कर रहा था और उसको लेकर पूरे भारत भर में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मतलब गिरफ्तारियां हो रही थी। लेकिन इस तरह का एक डॉक्टरों का सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क बनाएगा जैश, इसकी आशंका किसी को भी नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क सामने आया है, खतरनाक मॉड्यूल बनाया गया है और इसमें बहुत ही चिंताजनक ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से हाई प्रोफाइल नाम इससे जुड़े हुए सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शिवांक, आपसे अन्य भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।